हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 15 सितंबर को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कटिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग विद द सीजर ऑफ प्रोहिबिशन। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल आया है उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और इसी को इंग्लिश में एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल एंड इट्स इम्प्लीकेशन। इसे डिस्कस करेंगे, मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, बहुत चांसेस हैं आपको इस बार पूछा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इम्प्रूविंग मैक्रोज। इसमें हम रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या इकॉनमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, क्या डिफ्लेशन आ गया है इकॉनमी में। ये सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे और क्या कैसे इसे काउंटर भी किया जा सकता है ये भी समझेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कटिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग विद द सीजर ऑफ प्रोहिबिशंस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। GS2 में जो रिसेंटली बिल पास किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। GS3 में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं इस बिल पर भी और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी। ना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी सो फार है, बैकग्राउंड है, उसे देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में पास किया है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो बिल है वो आउटलॉ कर रहा है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स। तो जो भी रियल मनी गेम्स होंगे सबको बैन कर दिया गया है और जो एम है वो क्या है? ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। अब जो प्रोसेस फॉलो की गई है उस पर भी सवाल है। सवाल क्या है कि जो बिल है एकदम लास्ट में मॉनसून सेशन के लाया गया, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार का कंसल्टेशन हुआ और ना ही वो इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं या स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया या फिर उनसे किसी भी तरह की चर्चा की गई। सो ये एक यूनिलेटरली तरीके से इस बिल को सरकार के द्वारा पास किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ये एक सनराइज सेक्टर है इंडिया में और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो ये जो सडन बैन होगा इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन किसके ऊपर होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, अगर एक रात में आप ऐसा कोई बिल ले आएंगे तो वो आपके इन्वेस्ट क्यों करेगा? जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, ड्रीम11 है ना, माई सर्कल 11, इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ है उसमें फॉरेन मनी लगा हुआ है। वो इन्वेस्टर, कंपनी बंद रातों रात, तो इन्वेस्टर का पैसा तो डूब सकता है। सो ऐसे में जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो तो आने से डरेगा, इस सेक्टर छोड़ो बाकी सेक्टर में भी आने से डरेगा। सो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट भी शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के पॉजिटिव्स के बारे में। जब तक ये बैन नहीं हुआ था तो इससे क्या पॉजिटिव थे, क्या इसके फ़ायदे हो रहे थे? ऑनलाइन गेमिंग सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स एंड डिजिटल कॉन्टेंट, द वेरी सेक्टर इंडिया क्लेम्स टू चैम्पियन अंडर द बैनर ऑफ डिजिटल इंडिया। Choking this industry means shutting the door on thousands of skilled jobs, slowing down innovation, and discouraging entrepreneurship at a time when economy desperately needs them all. सो ऑनलाइन जब गेमिंग की बात करते हैं तो हम डिजिटल इंडिया के बैनर के अंदर हम यही सारी चीज़ों की बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अच्छी होना चाहिए, डिजिटल कंटेंट बनना चाहिए, प्रॉपर डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हमारा फोकस है और यही इन्हीं चीज़ों का इंटरसेक्शन ऑनलाइन गेमिंग में हमें देखने को मिलता है, जिसके हम अपने आप को चैम्पियन बताते हैं और सडनली हमने इसी इंडस्ट्री को बंद कर दिया है। इससे होगा क्या? बहुत सारे लोगों को, जो स्किल्ड लोग हैं उनकी जॉब चली जाएगी और जो इनोवेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो भी इनोवेशन था तभी तो ये सब सारी चीज़ें आई थी, जो ऐप्स थी, ड्रीम11 एंड ऑल। सो इनोवेशन पर भी थोड़ा डिस्करेजमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप पर भी थोड़ा सा थ्रेट आएगा इस पर्टिकुलर मूव से। जो गेमिंग है 2025 में लगभग 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करने वाली थी ये गेमिंग इंडस्ट्री। चूँकि अब
इसे आउटलॉ कर दिया गया है तो ये 1.5 लाख जॉब के जाने का खतरा बढ़ गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका एम्प्लॉयमेंट होना था, जैसे डिज़ाइन में हो सकता है, प्रोग्रामिंग में हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट में, एनालिटिक्स में। सो प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं उसमें जो जॉब्स बढ़ रही थी वो हमने इस पर्टिकुलर प्रोविज़न से या फिर इस पर्टिकुलर लॉ से उसे ख़त्म कर दिया है। Online real money games were expected to generate about 17,000 crore in goods and service tax revenue for union government and states। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो कि इससे हमें टैक्स मिल रहा था, एक रेगुलेशन हो रहा था, सो टैक्स भी आ रहा था। अब सरकार को टैक्स मिल रहा था लगभग 17,000 करोड़ का, और वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता, स्टेट गवर्नमेंट का हाफ होता। सो 8-8.5 करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। स्टेट गवर्नमेंट से आपने पूछा ही नहीं, सेंट्रल ने डायरेक्ट कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए था? क्योंकि भाई ये तो स्टेट लिस्ट में आता है यार, बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये सब स्टेट के सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली लॉ बना सकता है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द बैन are that online real money games have resulted in financial ruin for players। अब इस जो मूव है उसके पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि भाई इसमें लोग ना पैसा लगा रहे हैं अंधा, और सोच रहे हैं कि रातों रात उनकी किस्मत बदल जाए। 40 रुपये लगाने से क्या होता है, फिर 40 से 400 होते हैं, और फिर 400 से 4,000 होते हैं, और 4,000 से 40,000 हो जाते हैं, और कभी 4 लाख भी हो जाते हैं। और ऐसे में लोगों को एडिक्शन हो चुका है, जैसे ड्रग एडिक्शन होता था उसी तरह का एडिक्शन होता है। आईपीएल शुरू होने दो, हर एक पर्सन के मोबाइल में आप ड्रीम 11 देखते ही रहोगे, फिर कौन ने कितने बनाया, क्या बनाया, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है। इसके कारण लोग का दिवाला निकल रहा है और ये एक ड्रग की तरह काम कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है, इसलिए सरकार को इसे बैन करना पड़ा। हाउएवर इज़ द बैन लाइकली टू प्रोवाइड क्योर? क्वेश्चन ये है कि क्या जो बैन है वो क्योर का काम कर सकता है? क्या एक केयरफुल रेगुलेशन जैसे कि तमिलनाडु में किया गया है, एक बैलेंस रिजोल्यूशन अगर लेकर आते तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट प्रॉब्लमेटिक गेमिंग। जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ है वो खुद इसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसे कम करने का काम कर रही है, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ रिस्पॉन्सिबल चीज़ों को अपनी इंडस्ट्री में इंक्लूड कर चुके हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि एज गेटिंग, सो दैट कि माइनर्स जो है उन पर उनको एक्सेस ना मिल पाए, है ना। एज गेटिंग रखा गया है, सेल्फ एक्सक्लूजन मैकेनिज़्म रखी गई है, डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट रखी गई है, बॉट डिटेक्शन सिस्टम है, नो योर कस्टमर है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जा रहे हैं, और एथिकल एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स भी सेट किए गए हैं इंडस्ट्री के द्वारा। सो ये सेल्फ रेगुलेट करने की खुद को कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी ये चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो, उसमें ये चाहते हैं कि लोग खेलें, जीतें, और अपनी किस्मत भी और जो भी उनके पास स्किल है वो भी, दोनों का इस्तेमाल करें और अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन उनका ये ऐसा नहीं है कि सबको कंगाल करके पैसा बनाना है, इसलिए वो ये सारे चेक्स एंड बैलेंस रखे हुए हैं। Compulsive players will inevitably find a way to shift to illegal app hosted by offshore or underground network। आपने कंप्लीट बैन कर दिया, जिसे आदत है, जिसे खेलना है, वो तो खेलेगा ही यार, है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अब वो जो भी चीज़ें होगी अंडरग्राउंड नेटवर्क से होगी, सट्टा अंडरग्राउंड नेटवर्क से चलेगा। अब सरकार को इसका रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, और ब्लैक मार्केट, पैरेलल इकॉनमी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब जब जो भी चीज़ें ब्लैक में चली जाती है तो वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी से भी इन्वॉल्व हो जाती है, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड होती है उसमें फिर और क्योस बढ़ता है सोसाइटी में। सो क्या हम लोगों का फोकस इसे रेगुलेट करने पे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर कंप्लीट बैन करने से, इसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म करने से क्या हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है? ये वाले एस्पेक्ट की चर्चा की जा रही है। द रियल इशू हियर इज़ अ रेगुलेटरी कैपेसिटी। क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम इसे रेगुलेट कर पाए? द बैन ऑल्सो वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जुडिशियल डॉक्ट्रिन एंड अ स्ट्राइक अ ब्लो टू फेडरलिज्म। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी क्या कर रहा है? बैन वायलेट कर रहा है। कौन सा?
आर्टिकल 91G, जिसमें ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, वो सभी को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 91G में। अब जब सभी के पास बिजनेस करने का अधिकार है, प्रोफेशन का अधिकार है, तो फिर उसमें वो ऑनलाइन गेमिंग को भी प्रमोट कर सकता है। सो ये वॉलेट हो गया क्योंकि सरकार ने इसे बैन कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई ऑनलाइन जो गेमिंग है या फिर जो बैटिंग है ना, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब क्या है? स्टेट सब्जेक्ट्स है। तो कहीं ना कहीं इससे जो फेडरलिज्म है, उसकी जो भावना है, उसको भी धक्का लगा है। ग्रे जोन भी है यार इसमें। ऑनलाइन गेमिंग गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों हो सकता है। जुडिशियल डिसीज़न की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी गेम ऑफ स्किल हैं उसे हम बैन नहीं करेंगे, केवल गेम ऑफ चांस को ही बैन किया जाएगा। और जितनी भी ड्रीम 11 और ये सब हैं, ये गेम ऑफ चांस से ज़्यादा गेम ऑफ स्किल हैं। जब भी आप बनाते हैं कोई टीम तो आप उसमें देखते हैं यार कौन फॉर्म में है, कौन प्लेयर अच्छा है, कौन मेरा कैप्टन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ रैंडम बना दे रहे हैं। रैंडम यहाँ पर आप बना करके कभी जीत नहीं सकते, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सो यहाँ आपकी स्किल देखने को मिलती है। Judicial decision have consistently upheld the legitimacy of games of skill. State allowed to regulate the or ban games of chance and gambling. Good regulation would clear the doubts around this subject. है ना। जो रेगुलेशन होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था कि गेम ऑफ स्किल और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सके और गेम ऑफ स्किल को प्रमोट किया जा सके, पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई। लेजिस्लेशन शुड बी डेवलप विच प्रोटेक्ट प्लेयर्स, प्रिवेंट एडिक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड एड्रेस द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर एंड स्टेट्स। लेजिस्लेशन ऐसा होना चाहिए था कि जो प्लेयर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे, एडिक्शन को ख़त्म करे और एक्सप्लॉयटेशन को कम से कम करे, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं और स्टेट, उनकी जो प्रायोरिटीज़ है उसको भी ध्यान में रखा जाए। द चॉइस हियर इज़ नॉट बिटवीन प्रोहिबिशन एंड फ्री फॉल ऑल, देयर इज़ अ मिडिल ग्राउंड, अ क्लियर लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, स्ट्रिक्ट compliance standard and a taxation regime that is fair but predictable। ये मिडिल ग्राउंड लेने की आवश्यकता थी। सो अब समय ही बताएगा कि सरकार इस पर क्या डिसीज़न लेती है। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट बैन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा ज़रूर जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इम्प्रूविंग मैक्रोस। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकॉनमी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड रिपोर्ट आई है और 9 महीने से जो इन्फ्लेशन लगातार गिर रहा था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इस बार जो अगस्त का इन्फ्लेशन आया है वो है 2.1%। जब हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं इसका मतलब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जो हमारे कंज्यूमर फेस कर रहे हैं। इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस। एक और तरह का इन्फ्लेशन होता है जिसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट हटा दिए जाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्री के गुड्स हैं इंपॉर्टेंट वही रखे जाते हैं, फूड और फ्यूल उसमें नहीं होता है। कोर इन्फ्लेशन का पर्पस ये है कि हमें एक्चुअल में ये तो पता चले कि हमारी इंडस्ट्री में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और जो वोलेटाइल कंपोनेंट है फूड और फ्यूल तो बाहर से आता है, कई सारे फैक्टर्स हैं उसके प्राइसेस के लिए। वहीं आपका एग्रीकल्चर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट पे। तो इसलिए वोलेटाइल को हटा दो, कोर इन्फ्लेशन की बात करो, है ना। तो यहाँ पर दो तरह के इन्फ्लेशन है। जब हम यहाँ पर अपने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ CPI या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अब चूँकि ये 2 से 6% की रेंज में है, ये रेंज क्या है? हमारे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेंज है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसने किया है ना? इन्फ्लेशन टारगेट कौन कर रहा है? RBI कर रही है। किसने कहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। ये फ्रेमवर्क जो है कब लाया गया? 2016 में लाया गया, जिसमें RBI को 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन के रेट को रखना है। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। सो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो वेजिटेबल्स और पल्सेस के प्राइसेस हैं वो लगातार गिर रहे हैं। 15% और 14% की उसमें गिरावट देखने को
मिली है। क्लॉथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, सभी में इन्फ्लेशन की जो दर है वो कम होती दिख रही है। अब थोड़ा सा चिंता का विषय भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। डिफ्लेशन भी तो हो सकता है यार। ये क्या इंडिकेट करेगा कि एग्रीगेट डिमांड इकॉनमी में कम हो रही है। पर चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि साथ ही में हमारी जो जीडीपी है वो 7.5-8% के आसपास से ग्रो कर रही है। सो जीडीपी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन कम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इन्फ्लेशन होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक, तो 7.8 के अराउंड ये जीडीपी रही है और इन्फ्लेशन कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। डिफ्लेशन वाली स्टेज पर अभी हम नहीं आए हैं। लास्ट ईयर के अगर हिसाब से हम कंपेयर करें तो पिछले साल जो जीडीपी है और इन्फ्लेशन है उसमें 2.1% का डिफरेंस था। इस साल जो गैप है वो है 5.5% का। सो देयर इज़ अ वेलकम एंड लार्ज गैप, बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। नाउ एक और चिंता की बात है, जो यूएस ने अभी टैरिफ लगाए हैं उसके कारण ना जो एक्सपोर्ट है वो डोमेस्टिक सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसे में क्या हो जाएगा, सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी और प्राइसेस और कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कोलैप्स भी कर सकते हैं, और कोलैप्स करेंगे प्राइसेस तो नुकसान होगा लोगों को। जिस भी इंडस्ट्री को नुकसान होगा वो क्या करेगा, ले ऑफ करेगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेगा, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हालांकि जो यूएस कह रहा है कि रशिया जो है से ऑयल मत लो, अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल नहीं भी लिया तो इस समय ऑयल प्राइसेस इतने हैं नहीं यार। तो ऑयल प्राइसेस अगर मतलब अपन स्विच भी कर लेते हैं रशिया से लेने की जगह कहीं और, तो जो डिस्काउंट पहले मिल रहा था वो डिस्काउंट से अभी अपने को उतना फ़ायदा होगा भी नहीं। 2022 में फ़ायदा था पर अभी इतना फ़ायदा नहीं है। सो अभी जो हम इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इंडिया को है ना स्विच कर लेना चाहिए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब सारी चीज़ें चल रही है जिसके कारण इंडिया इतनी आसानी से अपना फर्म स्टैंड नहीं छोड़ेगा। सो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब जीएसटी भी रिफॉर्म हो गया है, उसमें भी जो है रेट कम कर दिए गए हैं, रैशनलाइज कर दिया गया है, 5% और सीधे 18% कर दिया गया है। सो और बहुत सारी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन पे और इम्पैक्ट पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब चूँकि ग्रोथ है ना और बढ़ाया जा सकता है, पोटेंशियल अपना डबल डिजिट है, तो आरबीआई क्या करेगी, देखेगी आसपास क्या चल रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि हाँ यार थोड़ा तो रेट कम कर देना चाहिए सो दैट कि ग्रोथ बढ़ाई जा सके, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।